हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं मूल अधिकार से संबंधित तीसरा वीडियो लेकर आपके सम्मुख आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। उससे पहले मैंने मूल अधिकारों की इतिहास पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में मैंने मूल अधिकारों की प्रकृति के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। आज हम आर्टिकल 12 पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा क्या है उससे संबंधित है, क्योंकि आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा कि जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो या मूल अधिकारों को नल एंड वॉइड करती हो। इसलिए आर्टिकल 13 में जो राज्य आया है वो केवल भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों पर ही लागू होता है, अन्य भागों के अनुच्छेदों पर लागू नहीं होता है। अब हम आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य क्या है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जब आर्टिकल 12 का अध्ययन करते हैं तो हमें राज्य के संबंध में एक तो केंद्र सरकार और पार्लियामेंट राज्य के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य सरकार और विधानमंडल और लोकल बॉडीज सभी स्थानीय निकाय जिसके अंतर्गत नगर पालिकाएँ, नगर निगम ये आ जाते हैं, और ग्राम पंचायतें इसके अंतर्गत आते हैं। स्थानीय प्राधिकारी के अंदर जिला पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें ये सब स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आती हैं, और जिला बोर्ड और सुधार बोर्ड आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और फोर्थ कैटेगरी स्टेट्स की आती है अदर ऑथोरिटीज, अन्य प्राधिकारी। देखिए, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत इसकी कोई एक परिभाषा नहीं दी गई है हमारे आर्टिकल 12 में, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न वादों के आधार पर समय समय पर निर्धारित किया है कि कौन सी प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत आएंगे। देखिए, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत वे सभी निकाय जो भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित हैं और संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं या संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से शक्ति प्राप्त करते हैं, वो सभी अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। फिर भी कई वादों में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को डिफाइन किया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मदन लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो निकाय परिनियमों द्वारा स्थापित हैं या जिनको विधि परिनियमों द्वारा स्थापित हैं और जिनको विधि और उपविधि बनाने का अधिकार दिया गया है, अर्थात जो अपने अंदर नियुक्त कर्मचारियों के लिए विधि और उपविधि बना सकती हैं, अर्थात अपनी विधि और उपविधि से व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित कर सकती हैं, कर्मचारी भी व्यक्ति हैं, तो उन सभी निकायों को अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत गिनते हुए राज्य माना जाएगा। इसी नियम के अंतर्गत जब ये नियम उपनियम बनाने के अधिकार बहुत सारे निकायों को मिला हुआ था, 1911 का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटियां गठित थी उन्हीं सभी को भी नियम और उपनियम बनाने का अधिकार मिला हुआ था, तो वो स्वतः ही राज्य के अंतर्गत आ गए। विश्वविद्यालय, उन्हें भी नियम और उपनियम बनाने का अधिकार मिला हुआ था, तो वो भी राज्य के अंतर्गत काउंट हो गए। देवासम बोर्ड वो भी राज्य के अंतर्गत निकट आ गया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोचीन वो भी राज्य के अंतर्गत काउंट हो जाता है। इसी प्रकार आगे जो एक और निर्णय दिया गया वो था सुखदेव सिंह बनाम भगत राम के मामले में। इसी प्रकार आगे एक जो निर्णय दिया गया सुखदेव सिंह बनाम भगत सिंह के मामले में, उसमें भी ONGC, LIC और कारखाना वित्त निगम को अन्य प्राधिकारी वर्ग के अंतर्गत काउंट करते हुए जो है राज्य की श्रेणी में लाया गया। इसके बाद और भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे निर्णय दिए हैं जिनमें
उन निर्णयों के बारे में ये बात निकल के आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई वाद में ये कहा कि राज्य का मूल उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, इसलिए केवल वे ही संस्थाएं अन्य प्राधिकारी वर्ग के अंतर्गत लाकर राज्य में काउंट नहीं की जाएंगी कि जो किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित हुई हों, बल्कि यदि कुछ संस्थाएं सरकार के अभिकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में कार्य कर रही हैं, वो सभी भी स्टेट के अंतर्गत काउंट की जाएंगी, क्योंकि सरकार के क्रियाकलाप मनुष्य के हर क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। इसलिए सरकार अपनी विभिन्न अभिकर्ताओं के माध्यम से अपनी नीतियों को लागू कराती है, अपनी नीतियों का मूल्यांकन कराती है। इसलिए सभी अभिकर्ताओं को, ऐसे निकाय जो सरकार के अभिकर्ता हैं, उन्हें सभी को अन्य प्राधिकारी वर्ग के अंतर्गत काउंट करके राज्य के अंतर्गत गिना गया है। अब बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों के तहत अभिकर्ता का क्राइटेरिया निर्धारित किया है। वो क्या है कि ऐसा कोई निकाय जो राज्य से शक्ति प्राप्त करता है वो राज्य के अंतर्गत काउंट होगा। नंबर 2, ऐसा कोई भी निकाय जो राज्य से निधि प्राप्त करता है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। ऐसा कोई भी निकाय जो सार्वजनिक महत्व का कार्य करता है, जिसे राज्य करने के लिए अधिकृत है, वो भी किसके अंतर्गत काउंट होगा? अदर ऑथोरिटीज के तहत स्टेट के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसा कोई भी निकाय जिसको राज्य द्वारा पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई है, राज्य द्वारा पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई है, राज्य की तरफ से प्रदान की गई है, इसलिए वह भी अन्य प्राधिकारी वर्ग के अंतर्गत गिना जाएगा। इसी प्रकार और भी कसौटियां निर्धारित की हैं, जिसको मैंने लिखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब देखिए, न्यायपालिका ने ये कुछ ऐसे भी निकाय हैं जिनको राज्य घोषित नहीं किया है, जैसे कि एनसीईआरटी या गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। इस तरह के कई अन्य संस्थान हैं जिनको न्यायपालिका ने स्टेट के अंदर नहीं गिना है। अब प्रश्न यह उठता है कि न्यायपालिका स्टेट है या नहीं। AR अंतुले बनाम RS नायकवाद में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि न्यायपालिका को यदि राज्य माना जाए तो क्यों माना जाए। देखिए, न्यायपालिका विधि तो बनाती नहीं है, वो तो केवल विधि को कसौटी पर कसती है कि कहीं ये विधि लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। तो फिर न्यायपालिका जब विधि नहीं बनाती है, ना ही विधि को लागू करती है, तो फिर न्यायपालिका को राज्य क्यों माना जाए। तो न्यायपालिका ने कहा, 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह कहा कि देखिए, न्यायपालिका जब न्यायिक निर्णय दे रही हो उस समय, या न्यायिक इंटरप्रिटेशन कर रही हो, तो उस समय उसे राज्य नहीं माना जाएगा। हाँ, जब न्यायपालिका गैर न्यायिक कार्य कर रही हो उस समय उसको राज्य माना जा सकता है। जैसे कि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यदि हाईकोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहा है, तो उस नियुक्ति करने के दौरान या कर्मचारियों को हटाने के दौरान वो जो भी निर्णय लेता है, उस कंडीशन में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, हाईकोर्ट के जज को या हाईकोर्ट को हम स्टेट के दर्जे में गिनेंगे। मतलब कि अर्थात न्यायपालिका उस कंडीशन में क्या कहलाएगी? राज्य कहलाएगी। ऐसा ही जैसे कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को भी अन्य प्राधिकारी वर्ग में काउंट किया जाता है उस कंडीशन में जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 358 के अंतर्गत घोषित किया गया हो। जब अनुच्छेद 358 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया हो और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए अधिसूचना जारी की हो,
देखिए, आपको बताऊं मैं कि अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, परंतु 20 और 21 को किसी भी कंडीशन में छीना नहीं जा सकता। परंतु अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को नोटिफिकेशन निकालना होता है। राष्ट्रपति जब इस कंडीशन में नोटिफिकेशन जारी करता है तो वह अन्य प्राधिकारी वर्ग के अंतर्गत काउंट किया जाएगा और राज्य का दर्जा होगा। इस प्रकार आपको आर्टिकल 12 के बारे में मैंने आपको समझाया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, आर्टिकल 12 के बारे में विस्तृत रूप से मैंने लिख के, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न की एक सूची भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है और आशा करता हूं कि आप इसको पढ़कर अच्छे ढंग से समझेंगे और उन प्रश्नों को सोल्व भी करेंगे। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें।